हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल में। आज की जो क्लास है वो इंडियन हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और बहुत ही प्यारी है। ये 7th क्लास है जिसमें कि लगातार मैं क्लासेस ले रहा हूँ। एक के बाद में एक 6 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेस कंप्लीट नहीं की हैं तो उनको भी कंप्लीट कर लीजिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जिससे कि आप वो क्लास भी कंप्लीट कर सकेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन हिस्ट्री के एग्जाम में पूछे जाते हैं लगातार। तो सभी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले ये प्रश्न जो कि मैं लगातार ला रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आप एक भी जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थ्री चल रही हैं लगातार वो आपकी मिस नहीं होंगी और लगातार वो सारे एमसीक्यूज आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडियन हिस्ट्री के आप जीएस लेक्चर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो स्टडी कॉन्सेप्ट ऐप पर जाकर आप कंप्लीट जीएस के लेक्चर्स से यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि आपको मात्र 49 रुपीज़ पर मंथ में ये जो जीएस के लेक्चर्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इसका जो कोर्स प्राइस है वो 99 रुपीज़ है, लेकिन अभी ऑफर प्राइस चल रहा है और 50% का डिस्काउंट इसमें आपको मिल रहा है और इस पर आप कंप्लीट स्टडी कर पाएंगे। साथ ही साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी यहाँ पर मिल रहे हैं। तो पीडीएफ नोट्स के साथ में आप एक एक करके सारे जीएस लेक्चर्स यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट यहाँ पर आपको करने का मौका मिलेगा और सारे डाउट्स यहाँ पर आपके कंप्लीट क्लियर होने वाले हैं। तो अभी आप तुरंत स्टडी कॉन्सेप्ट के ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल ऐप पर। अगर कोई दिक्कत हो रही है आपको ऐप को मिलने में तो आप इस ऐप का जो लिंक है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप क्लिक करके सीधे अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप फटाफट इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। अब आगे आपके पास में पहला क्वेश्चन जिसको कि मैं आप यहाँ पर कंप्लीट करने वाला हूँ। तो मेरी क्लास को आप अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये जिसमें कि आप वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन और जैसे कि ध्यान है यहाँ पर ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सिंगल लाइन क्वेश्चंस रहेंगे और एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। देखिए, क्लास अगर आपको अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्वेश्चंस को आप मेरी क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स भी मेरी क्लासेस को देख पाएं और उसको भी वो भी अपने एग्जाम्स की तैयारी प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे और सारे क्वेश्चंस इसमें आपको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट मिलेंगे। तो वैदिक काल में क्वेश्चन है आपके सामने। वैदिक काल में पणि नाम से जाने वाले जो समुदाय है उनका जो मुख्य व्यापार था वो क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो मुख्य जो व्यापार व्यवसाय था वो था व्यापार। व्यवसाय पूछा गया है, मुख्य व्यवसाय क्या था तो वो था व्यापार। व्यापार था, बिजनेस था उनका, बिजनेस करते थे, बिजनेस वो किया करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये आ गया जिसमें कि आपका पूछा गया है कि ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का जो शब्द शाब्दिक अर्थ था वो क्या है। ऋग्वेद जो है, जो चार वेद हैं, चार वेद में से सबसे पहला जो वेद है वो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में पुत्री के लिए एक शब्द का उपयोग किया गया है और जिसको कि दुहिता बोला जाता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो मीनिंग है वो क्या है, ये पूछा गया है। तो दुहिता का जो मीनिंग है वो है गाय दोहने वाली, गाय का दोहन करने वाली, गाय का दोहन करने वाली को यहाँ पर दुहिता कहा गया है। यानी कि गाय का दूध जो दोहती थी उसको कहा गया है गाय का दोहन करने वाली, दुहिता। दुहिता का ये शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। संगम युग में तमिल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। संगम युग जो है उसमें जो तमिलों का एक देवता था लोकप्रिय, उसका नाम क्या है ये पूछा गया है। तो उसका नाम याद रखिएगा, वो है मुरुगन। मुरुगन जो है, ये मुरुगन जो है वो तमिलों के युग जो था, जो फर्स्ट सेंचुरी से लेके थर्ड सेंचुरी के बीच में जो पीरियड रहा है वो संगम युग रहा है और उसमें तमिलों का जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता रहा वो मुरुगन रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन करवाया था। तो सांकेतिक जो सिक्के थे वो किसके चलवाए थे, ब्रॉन्ज की चलवाए थे, ब्रॉन्ज के चलवाए थे, कांस्य के चलवाए थे।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कांस्य धातु के मोहम्मद बिन तुगलक, अगर मोहम्मद बिन तुगलक की बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश का था, और तुगलक वंश की शुरुआत कब से हुई थी? ये हुई थी 1320 ईस्वी से हुई थी, और ये 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासन रहा था, और ये सेकंड शासक था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? गुजरात को जीता था तो जो दिल्ली सल्तनत है उसमें किसने शामिल किया था? तो ध्यान रखिएगा, ये था खिलजी वंश का सुल्तान था, खिलजी डायनेस्टी का, खिलजी वंश का था। कौन था इसका इसका वंश का सुल्तान जिसने कि गुजरात को जीत लिया था और दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, और अलाउद्दीन खिलजी कब गद्दी पर बैठा था? ये बैठा था 1296 में। ठीक है, और खिलजी वंश की जो स्थापना हुई थी, अगर इसके बारे में बात करें तो ये 1290 में गयासुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और ये 1296 में गद्दी में बैठा, जो कि इसका गयासुद्दीन खिलजी खिलजी का भतीजा था और साथ में दामाद भी था। और ये 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की गद्दी पर रहा था। अगला प्रश्न आ गया, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है कव्वाल शैली। कव्वाल शैली का जो है, कव्वाल शैली की ये जो गायन था उसके जन्मदाता माने जाते हैं अमीर खुसरो। ठीक है, चलिए अमीर खुसरो के बारे में बात की जाए तो ये बलबन से चालू होता है, और बलबन बल्कि हाँ बलबन से चालू होता है, और ये तुगलक वंश तक, यानी कि ये गुलाम वंश से लेकर तुगलक वंश तक इसने अपना जीवन काल बिताया। लगभग सात सात सुल्तानों को अमीर खुसरो ने देखा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। व्यास नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? देखिए, क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो क्लास का आप बिल्कुल क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। ये आ गया, ये है क्वेश्चन। वो एक स्लाइड आगे निकल गई थी। कबीर की मृत्यु के पश्चात उसकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? कबीर की जब मृत्यु हुई थी तो उसकी समाधि कहाँ बनाई गई थी, ये पूछा गया है। तो कबीर की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद में इसकी समाधि मगहर, मगहर में स्थित है ये। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न आ गया, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? अबुल फजल, अकबरनामा यानी कि अकबर की जो नवरत्नों में से एक था अबुल फजल, और इसकी हत्या किसने की थी ये पूछा गया है। तो इसकी हत्या की थी वीर सिंह देव बुंदेला, वीर सिंह देव बुंदेला, सॉरी बुंदेला ने इसकी हत्या की थी। और ये जहांगीर का दोस्त था, जहांगीर, जो कि अकबर का ये पुत्र था जहांगीर, और इसका दोस्त था। तो जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अबुल फजल जो कि अकबर के दरबारों नवरत्नों में से एक रहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? वो कौन सिख गुरु था जिसको कि मृत्युदंड दिया था? किसने? जहांगीर ने दिया था, क्योंकि जो जहांगीर का पुत्र था खुसरो, खुसरो को यहाँ पर आश्रय दे दिया था, सपोर्ट किया था। तो इसका जो आंसर है वो है गुरु अर्जुन देव। सिख गुरु थे ये, सिख गुरु थे गुरु अर्जन देव, या फिर अर्जुन देव बोलते हैं इनको। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था ये। ठीक है,
और अगला प्रश्न आ गया, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? जो पांड्यन वंश है उसका जो उल्लेख है, सबसे पहला जो विदेशी यात्री था जिसने की इसके बारे में जानकारी मिलती है, उल्लेख मिलता है उन उसकी किताबों में, उसकी रचनाओं में, उसने जो अपनी किताबें लिखी हैं, तो उसमें आंसर है मार्को पोलो। मार्को पोलो। मार्को पोलो ने इसके बारे में पूरा विवरण दिया है, इसके बारे में उल्लेख किया है। पांड्यन वंश जो कि दक्षिण भारत में थे, दक्षिण भारत में इनका शासन था, दक्षिण भारत में पांड्यन वंश से यहाँ पर स्थापित हुए थे। चलिए अगला प्रश्न आ गया, व्यास नदी। देखिए आ गया, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, ये पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो विपाशा, विपाशा बोला जाता है, प्राचीन नाम था ये, ठीक है, व्यापाशा के नाम से जानी जाती है। और ये ऋग्वेद काल के समय की बात है, बल्कि उससे भी प्राचीन नाम है ये, विपाशा के नाम से ये इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न आ गया, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी? सिक्स बीसी, 6th सेंचुरी बीसी के समय की बात है, उस समय एक वत्स जो महाजनपद था उसकी राजधानी यहाँ पर पूछी है, तो इसकी राजधानी जो थी वो थी कौशाम्बी। कौशाम्बी जो थी ये वत्स महाजनपद की राजधानी थी। 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद में वत्स महाजनपद था और उसकी राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र जो है इसकी स्थापना किसने की थी? और इसका जो आंसर है वो है हेयक वंश। हेयक वंश का राजा था, राजा का नाम था उदयन। उदयन जो कि अजात शत्रु का, अजात शत्रु का ये पुत्र था। कौन? उदयन। और अजात शत्रु किसका पुत्र था? ये था बिंबसार का, बिंबसार का पुत्र था। और ये तीनों क्या पितृहंता कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं ये? पितृहंता। पितृहंता बोलते तीनों अपने पिता की हत्या करने के बाद में ये गद्दी पर बैठे थे। ठीक है ना, अजातशत्रु, बिंबसार, बिंबसार जो कि हेयक वंश का संस्थापक रहा, और बिंबसार के बाद में फिर अजातशत्रु गद्दी पर बैठा, उसके बाद में उदयन गद्दी पर बैठा था, और इसी ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। प्रश्न आ गया अगला, मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था? मगध का जो प्रथम राजवंश था अगर बात की जाए तो वो कौन सा था? तो मैंने अभी आपको बताया, हेयक वंश। जो हेयक वंश है ये मगध का प्रथम राजवंश था, और ये सबसे प्रबल महाजनपदों में से एक था। महाजनपद, जो महाजनपद एरा है उसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई जनपद एरा में से वंश निकला तो वो हेयक वंश ही था, और हेयक वंश ने ही काफी ज्यादा अपना विस्तार किया था। चलिए अगला प्रश्न आ गया, बौद्ध द्वारा गो हत्या को बौद्ध मितालंबी क्या कहते हैं? जो बौद्ध मितालंबी हैं वो इसको क्या कहते हैं, गो हत्या को? ये पूछा गया है, तो इसका आंसर है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण के नाम से ये जाना जाता है। सल्तनत काल में अस्साला के प्रधान को क्या कहा जाता था? जो सल्तनत काल थी, दिल्ली सल्तनत पीरियड जो था उस समय की बात है, तो उस समय अस्साला का जो प्रधान हुआ करता था उसको क्या कहते थे? तो इसका नाम याद रखिएगा, यह है आमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर इसको कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्लास अच्छी लग रही है, सिंगल लाइन क्वेश्चन है, एमसीक्यूज भी होते हैं तो उसमें भी एक ही आंसर होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, यहाँ पर भी मैं आपको सिंगल लाइन बता रहा हूँ, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको एक एक करके आप कैसे भी करके वीडियो को सुन सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, तो कभी भी आप किसी भी टाइम में, आप सोते टाइम में भी इस वीडियो को देख सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं, तो रिवीजन के माध्यम से भी आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा, खालसा पंथ की स्थापना एक धर्मचार्य पाहुल को किस गुरु ने चलाया था?
किस धर्माचार जिसने कि पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था, ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है, पाहुल को जो चलाने वाले थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह जो कि क्या थे, 10वें गुरु थे। ये 10वें गुरु थे, सबसे आखिरी गुरु थे, और इनके द्वारा ये चलाई गई थी पाहुल। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? विशिष्टाद्वैत जो है उसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसका जो आंसर है वो है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, इनके द्वारा ये प्रवर्तक कहलाते हैं विशिष्टाद्वैत के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया। भक्ति आंदोलन के प्रमुख में से इनको जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1527 ईस्वी में हुआ था। और ये खानवा का युद्ध जो हुआ था, ये किस किस के साथ में हुआ था? अगर बात की जाए तो खानवा का युद्ध ये हुआ था, क्या नाम है, बाबर तो था ही एक तरफ में, ठीक है ना, और दूसरी तरफ में जो था वो एक राजपूत राजा था, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को अभी हाल फिलहाल, उनके साथ में ये युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। ठीक है ना, बाबर ने ये किया था 1527 ईस्वी में। अगला प्रश्न, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का जो संस्थापक था वो था विजयालय। विजयालय के द्वारा चोल वंश की स्थापना की थी। ठीक, अगला प्रश्न हो गया, ये आ गया अगला सिंगल लाइन क्वेश्चन। आगरे की लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाई गई थी? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है शाहजहां। शाहजहां के द्वारा ये बनवाई गई थी आगरे में लाल किले में। अगर बात की जाए दिल्ली की लाल किले में, तो दिल्ली की लाल किले में किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी औरंगजेब ने। ठीक है, याद रखिएगा, औरंगजेब के द्वारा दिल्ली की लाल किले में ये मोती मस्जिद का निर्माण हुआ है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? कौन सा ग्रंथ है जिसमें कि इसके बारे में जानकारी मिलती है? तो ये है महाभाष्य। महाभाष्य जो ग्रंथ है इसमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए थे, और पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश का था, और इसी ने शुंग वंश की स्थापना की थी, और ये कब की थी? 185 बीसी में। ठीक है, क्लियर हो गया? अगला प्रश्न आ गया, और मौर्य वंश का अंत करने के बाद में पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आ गया, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? जो ऐतरेय ब्राह्मण है ये किस वेद का है, ये पूछा गया है। तो सिंपल सा है, ये ऋग्वेद का है। किसका है ये? ऋग्वेद का। ऋग्वेद के द्वारा है, ये इसका कहलाता है, ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ये जो कि ऐतर ब्राह्मण कहलाता है, और ये ऋग्वेद का एक पार्ट है। ठीक है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक हेरोडोटस है। हेरोडोटस, जो कि इतिहास के जनक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? इतिहास के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है? इसका आंसर बताना। तो इसका आंसर है भावभूति। भावभूति के द्वारा लिखी गई है ये बुक। अब अगला प्रश्न है, महमूद के साथ भारत में आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक एक पुस्तक लिखी है? तो इसका देखो, महमूद मतलब महमूद गजनबी की बात है। ये गजनबी, महमूद गजनबी के साथ में एक विद्वान आया था, तो उसने भारतीय जो सोसाइटी है, समाज के ऊपर एक किताबुल हिंद के नाम से एक किताब लिखी थी। तो उस लेखक का नाम पूछा है, तो यह है अल बरूनी। अल बरूनी ने इसको लिखा था, जो कि महमूद गजनबी के साथ में आया था। महमूद गजनबी जो कि भारत को 17 बार 17 टाइम लूट कर लेके गया था। ठीक है ना, 17 बार लूटा था भारत को, और सोमनाथ मंदिर को भी इसी ने ध्वस्त किया था। और ये कब किया था? ये किया था
1025 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया। खामेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो खामेर राजा ने राजेंद्र जो प्रथम था, चोल वंश का था, ये ध्यान रखिएगा, चोल वंश का राजा था ये, इसके साथ में मित्रता की थी। सल्तनत काल में हके सर्व क्या था? हके सर्व जिसको बोलते हैं, देखिए हके सर्व जो था ये, सॉरी, सिंचाई, जो सिंचाई का टैक्स होता है, सिंचाई के टैक्स को कहा जाता था हके सर्व, जो कि सल्तनत काल यानी कि दिल्ली डायनेस्टी के समय की बात है, उस समय ये था। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया। नायब ए मालिकात नामक जो पद का सृजन है सल्तनत काल में किसने किया था? तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ये बताना है अपने को। तो इसका नाम है बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह। अच्छा, मुइजुद्दीन बहराम शाह ये किसका पुत्र था? तो ये जो था, ये इल्तुतमिश का पुत्र था। और मुइजुद्दीन बहराम शाह ये रजिया सुल्तान की हत्या करने के बाद में, रजिया सुल्तान का भाई था ये, रजिया सुल्तान की इसने हत्या कर दी थी, और उसके बाद में ये बहराम शाह गद्दी पर बैठा था। ठीक है ना, और बहराम शाह जो कि कब बैठा था ये बैठा था 1240 ईस्वी में। और इसके बाद में कि जो शासक थे वो धीमे धीमे करके कमजोर हो गए, लेकिन उसके बाद सिर्फ 5 वर्ष के बाद में 1246 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद, जो कि सबसे छोटा भाई था, इल्तुतमिश का सबसे छोटा पुत्र था, और बहराम शाह रजिया सुल्तान के बाद में सबसे छोटा भाई था उनका, और ये गद्दी पर बैठता है। तो ये लगभग 20 वर्ष तक शासन करता है, 1246 से लेके 1266 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मुगल में लोक निर्माण विभाग, जिसको कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, ये क्या कहा जाता था इसको? तो इसका जो आंसर है वो है शोहरत ए आम। शोहरत आम के नाम से जाना जाता था ये मुगल काल में, पीडब्ल्यूडी जिसको बोला जाता है आज के समय में, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित कर मुंगेर ले गया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया था? तो वो है मीर कासिम। मीर कासिम ले गया था जब ये नवाब बना था। तो इसने अंग्रेजों से थोड़ी सी दूरी बना के रखी थी, और यहीं पर अपनी सेना को पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी थी। और ये मीर कासिम वही है जिसके साथ में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का जो युद्ध है, बैटल ऑफ बक्सर जो है वो होता है, जो कि कब होता है? ये 1764 ईस्वी में। इसके बाद में जो बंगाल है, वो बंगाल पूरी की पूरी तरीके से 1764 में ये अंग्रेज जीत जाते हैं और अंग्रेजों के हाथों चला जाता है। जो पहला विजय थी अंग्रेजों की, जो कि भारत पर इन्होंने बंगाल पर अपना अधिकार जमा लिया था। 1765 की जो संधि हुई थी, और मीर कासिम के साथ में दो और शक्तियां साथ में आई थी। एक तो मुगल थे, मुगल में शाह आलम द्वितीय था, और साथ में अवध का नवाब जो कि शुजाउद्दौला भी मीर कासिम के साथ में आया था। तो तीनों शक्तियां मिलकर अंग्रेजों को हरा नहीं पाई थी, और अंग्रेज यहाँ पर जीत गए थे। ठीक है, और मीर कासिम यहाँ पर मारा गया था, और उसके बाद में सजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ में संधि की गई थी, जिसको कि इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। 1765 में। कब हुई थी ये? 1765 में की थी, और रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया। किस अभिलेख से पुष्टि हुई है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? बताइए, पुष्यमित्र शुंग का जो अश्वमेध यज्ञ है उसके बारे में किससे पुष्टि हुई है? तो ये हुई है अयोध्या अभिलेख से हुई है। अयोध्या का जो अभिलेख आया, उस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया। देखिए प्रश्न अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, क्लास अच्छी लग रही है, तो क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा,
साथ ही साथ में लगातार इस तरीके के प्रश्न मैं हमेशा लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लगातार हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस मेरे द्वारा कंप्लीट कर पाएंगे। रिवीजन हो जाएगा आपका और आपके सारे क्वेश्चंस एक के बाद में कंप्लीट होते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। गिरनार में सुदर्शन जो झील का निर्माण है वो किस शासक ने करवाया था? सुदर्शन जो झील है बहुत ही प्राचीन झील है और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये मौर्य वंश के शासक, मौर्य वंश का शासक कौन था यहाँ पर? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद में इसका जीर्णोद्धार कई शासकों ने करवाया, जिसमें कि अपना क्या नाम है, सातवाहन वंश के ने भी करवाया था इसका जीर्णोद्धार। और सातवाहन के बाद में यहाँ पर शक वंश ने भी इसका जीर्णोद्धार करवाया है, जो कि सुदर्शन झील, क्योंकि काफी विशाल झील थी और एक कई बार बाढ़ के कारण ये टूट जाती थी, तो मौर्य वंश के बाद में सातवाहन वंश और शक वंश ने इसका जीर्णोद्धार भी करवाया है। ठीक है, गिरनार अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है, जिसमें कि सातवाहन वंश ने इसका निर्माण करवाया है। ठीक है, और शक वंश का भी जानकारी गिरनार अभिलेख में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? मौर्य समाज जो है वो कितने वर्गों में बटा था? तो ये है 7 वर्गों में ये बटा हुआ था। 7। वो 7 वर्ग कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखना। एक तो है दार्शनिक, सॉरी दार्शनिक, दूसरे की बात की जाए तो कृषक, तीसरी की बात की जाए तो सैनिक, चौथे की बात की जाए तो चरवाहे, चरवाहे थे यहाँ पर। पांचवा शिल्पी, शिल्पकार थे यहाँ पर, शिल्पी थे यहाँ पे। छठवें की बात कर रहे हैं तो न्याय अधिकारी, न्याय करने वाले जो अधिकारी थे उसमें थे। और यहाँ पर गांव भी, पंचायत और छोटे छोटे एक प्रशासन वर्ग में बटा हुआ था, तो यहाँ पे पार्षद हुआ करते थे। तो ये 7 वर्ग थे जो कि मौर्य समाज इसमें बटा हुआ था। और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में इसके बारे में जानकारी। मेगास्थनीज कौन था? ये राजदूत था, किसका? यूनानी राजा का राजदूत था ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया। कनिष्क की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? ये क्वेश्चन बनता है। तो कनिष्क जो कि किसका था? ये कुषाण वंश का शासक था, कुषाण वंश का ये शासक रहा। कुषाण वंश का शासक था ये। और इसी ने ही शक संवत की शुरुआत की थी। शक संवत की शुरुआत की थी। और ये कब की थी? 78 एडी में। ठीक है ना, 78 एडी में शक संवत की शुरुआत की, क्योंकि इसी समय ये इसका राज्य अभिषेक हुआ था और ये गद्दी पर बैठा था कनिष्क। तो इसकी जो राजधानी है वो पूछिए तो ये आज के समय में अगर देखा जाए तो पहले तो पुराना नाम लिख लें, पुरुषपुर के नाम से ये जानी जाती थी। और आज के टाइम में ये पेशावर, जो वर्तमान में देखा जाए तो पेशावर जो पाकिस्तान में है उसको पुरुषपुर कहा जाता था। ये इसकी राजधानी थी कुषाण वंश की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राजसिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर बताइए, कांची में कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका जो आंसर है वो है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर। और ये कौन था? नरसिंह वर्मन, चोल वंश का राजा था ये, चोल वंश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एलोरा में जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? तो ये राष्ट्रकूट का शासक था, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश का शासक था, क्या नाम था उसका? कृष्ण प्रथम, कृष्ण द फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण
हुआ था एलोरा में कैलाश टेम्पल, जो कि सिंगल स्टोन को कटिंग करके एक पहाड़, एक बहुत बड़ा माउंटेन था, उसको कट करके ये बनवाया गया था। सिंगल स्टोन में बना हुआ है ये पूरा। और कृष्ण प्रथम के द्वारा ये राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था उसने इसका निर्माण करवाया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी, ये शेर शाह कौन है? ये सूरी है। सूरी वंश का जो शासक रहा, इसका जो मकबरा है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो शेर शाह सूरी जो कि 1540 से लेके 45 तक, सॉरी 45 ईस्वी तक ये शासक रहा। कहाँ का? दिल्ली, मतलब भारत में ये शासक रहा। दिल्ली दिल्ली में इसने शासन किया और मुगल को इसने उखाड़ फेंका था। और जो इसका मकबरा है ये पूछा गया है तो ये है सासाराम बिहार में। कहाँ है? सासाराम बिहार में है ये, वहां पर इसका मकबरा स्थित है। ठीक है। और ये कलिंजर में युद्ध हुआ था, कलिंजर का युद्ध जो हुआ था उस कलिंजर के युद्ध में ये जो हुक्का, एक तोप चलाने वाला एक हथियार था, उसके गोली से ये घायल हो गया था। और घायल होने के बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी 1545 में। ठीक है ना। और किसके साथ में युद्ध हुआ था? ये चंदेल वंश का राजा था ये, चंदेल वंश, सॉरी चंदेल वंश का युद्ध था। और जो कि कलिंजर पे युद्ध करते समय ये मारा गया था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आ गया। सातवाहन वंश का जो महान शासक था वो कौन था? तो सातवाहन वंश का महान शासक था गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये था महान शासक था एक। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी सतकर्णी नाम था इसका। गौतमी, गौतमी क्या है? इसकी माँ थी। सातवाहन वंश का जो शासक था सतकर्णी, उसकी माँ का नाम था गौतमी। तो अपनी माँ का नाम सबसे पहले लगाया था इसने। एक महान शासक के रूप में जाना जाता है। और इस गौतमीपुत्र सतकर्णी ने ही, जो मैंने आपको बताया था ना, सुदर्शन लेक, सुदर्शन जो झील है, इस झील का जीर्णोद्वार इसी के हाथों से हुआ था, इसने ही करवाया था। उसके बाद शक राजाओं ने करवाया था, शक वंश के। ठीक है ना। रुद्रदामन द फर्स्ट ने उसका जीर्णोद्वार करवाया था। ठीक है। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विधि निर्माण का उद्देश्य से किस भारतीय को मनोनीत किया गया था? यानी कि जो अधिनियम बना था उस अधिनियम में किसको यहाँ पर मनोनीत किया गया था? कौन सा अधिनियम था जिसके तहत यहाँ पे पहली बार मनोनीत किया गया था एक भारतीय को? बताएं। तो इसका जो आंसर है वो है, ये अधिनियम 1861 का था। 1861 का जो भारत भारत परिषद अधिनियम बोला जाता है इसको, भारत परिषद अधिनियम के नाम से, या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के समय में किसी भारतीय को पहली बार मनोनीत किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। लोथल कहाँ है? लोथल, देखिए लोथल जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उस सिविलाइजेशन का हिस्सा है लोथल। और ये गुजरात में है, गुजरात में स्थित है लोथल। लोथल क्या है? एक बंदरगाह था ये उस समय का, पोर्ट था ये, यहाँ से कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड किया करते थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? जो नौरोज है वो किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था? ये तो ये दिल्ली सल्तनत की बात है, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में बलबन के द्वारा, बलबन जो कि गुलाम वंश का शासक था, ये गुलाम वंश, गुलाम वंश बोल सकते हैं, या फिर इसको मामलुक वंश भी बोलते हैं। मामलुक वंश या फिर इलवारी तुर्क वंश भी बोलते हैं इसको, इलवारी तुर्क। क्योंकि बलबन क्या था? इलवारी तुर्क था। और ये मामलुक क्योंकि ये एक स्वतंत्र माता पिता की संतान थे लेकिन गुलाम थे, इसलिए इनको मामलुक बोला जाता है। गुलाम इसलिए क्योंकि ये गुलामों ने स्टार्ट किया था, इसलिए इसको गुलाम भी बोला जाता है। ठीक है ना। तो एक्चुअल नाम इसको देखा जाए तो दो नाम इसके प्रमुख हैं, एलवारी तुर्क और मामलुक वंश इसको बोला जाता है। तो इसके द्वारा नौरोज जो कि एक पारसी त्योहार था, इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। चलिए अगर इसके शासन की बात की जाए तो ये 1266 से लेके 1287 तक दिल्ली का ये शासक था।
और 1287 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? कौन सा गवर्नर जनरल था? तो इसका जो आंसर है वो है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। अगर विलियम बेंटिक की बात की जाए तो विलियम बेंटिक का काल जो है वो 1828 से लेके 1833 के बीच का जो काल था, यही समय में ये गवर्नर जनरल बना था। और इसके समय में ही यहाँ पर जो सरकारी कामकाज की भाषा है वो अंग्रेजी थी। और सॉरी, 1835 नहीं, 1836 में है, क्योंकि इसके समय में 1835 में मैकाले द मिनट्स, सॉरी, मैकाले का जो लॉ था वो इसके समय में ही आया था। ठीक है ना, मैकाले मिनट्स इसके समय में ही आया था। और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार और अंग्रेजी शिक्षा के लिए पूरा एक आयोग गठित करके जो इसको आगे बढ़ाया था वो इसके शासनकाल में ही करवाया था विलियम बेंटिंक। और विलियम बेंटिंक के साथ में ही राजा राम मोहन राय ने मिलकर सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का, सती प्रथा का जो अंत है वो इसी के समय में हुआ था, 1828 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? मोती मस्जिद का निर्माण, देखिए मैंने इससे पहले आपको बता चुका हूं, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, औरंगजेब के द्वारा दिल्ली के लाल किले में करवाया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया, सांची के स्तूप किस वंश के काल में बना था? तो ऑब्वियसली मौर्य वंश, सम्राट अशोक। अशोक ने ही जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया था और लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और बौद्ध धर्म को सबसे अधिक फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक को ही जाता है। और सम्राट अशोक के समय ही ये सांची का स्तूप का निर्माण करवाया गया था। अगर अपन सम्राट अशोक की बात करें तो सम्राट अशोक गद्दी में 261 बीसी पर गद्दी पर बैठा था, ये 261, और ये 232 बीसी तक गद्दी पर रहा था। और उस समय के बीच में ही कलिंग के युद्ध के बाद में इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसके बाद में ये बौद्ध ही बन गया था। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पूरे परिवार के साथ में ये साथ में रहा, जब तक जीवित था, जब तक बौद्ध धर्म का प्रचार इसने किया था पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ था? तो इसका आंसर है शुंग वंश। शुंग वंश ने हत्या की थी, किसकी? मौर्य वंश के शासक की। मौर्य वंश का जो शासक था कौन? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या की थी इसने। और बृहद्रथ की हत्या करने के बाद में शुंग वंश का जो शासक था, जिसका नाम था, क्या नाम था इसका? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, जो कि बृहद्रथ का क्या था? ये सेनापति था, सेनापति था। तो सेनापति होने के कारण इसने हत्या की थी बृहद्रथ की। और उसके बाद में इसका भी जो अंत हुआ था ये हत्या के द्वारा ही हुआ था, जो कि आगे जाके अगले वंश ने शुंग वंश को के आखिरी शासक की हत्या की और उसके बाद में वो गद्दी पर बैठा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, हंती गुफा या फिर हाथी गुम्फा अभिलेख में किस उपलब्धि का विवरण है? कौन सी उपलब्धि है? तो देखिए इसका जो आंसर है वो है खारवेल। खारवेल की जो उपलब्धियां हैं, राजा खारवेल जो है उसके बारे में जानकारी यहां पर मिलती है, जो कि चेदी राज का राजा था। और उसकी उपलब्धि के बारे में यहाँ पर जानकारी हंतिम गुफा में मिलती है। और इसका जो काल था, इसका जो समय था, ये सातवाहन के समय में था। सातवाहन जो वंश था, सातवाहन के समय में ही था।
और ये गौतमी पुत्र सतकर्णी के समकालीन था। गौतमी पुत्र सतकर्णी के समकालीन था ये। इसके साथ में युद्ध भी हुआ था खारवेल का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया, सिराजुद्दौला के साथ में अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? सिराजुद्दौला के साथ में, सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था, और इसके नवाब काल की बात की जाए तो सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है, और 1757 में ये इसकी मृत्यु हो जाती है और ये हार जाता है। किसमें हारता है ये हारता है प्लासी के युद्ध में। प्लासी का जो युद्ध होता है उस युद्ध में ये हार जाता है। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है और इसमें हार जाता है, और हारने के बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर बात की जाए सिराजुद्दौला के साथ में अंग्रेजों की कौन सी संधि हुई थी, तो इसकी जो संधि हुई थी ये हुई थी अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि हुई थी ये, और ये भी संधि जो हुई थी 1757 में हुई थी, लेकिन ये हुई थी फरवरी में। ठीक है ना, एक छोटा सा युद्ध हुआ था, और ये अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के साथ में हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव के साथ में हुई थी। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और साथ में इसके साथ में जो था वो कौन था? हेक्टर मुनरो। ठीक है, नहीं, वॉटसन, वॉटसन था, वॉटसन और रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इन दोनों के साथ में, ये दोनों ने युद्ध किया था साथ में। 1757 की प्लासी के युद्ध में ये भी हार गया था, ये सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, एक साजिद के तहत ये मारा जाता है। इसके परिवार वाले ही अंग्रेजों, रॉबर्ट क्लाइव और अंग्रेजों के साथ में षड्यंत्र में मिल जाते हैं, उसके बाद में इसकी हत्या हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? नरेंद्र मंडल, देखिए नरेंद्र मंडल का जो स्थापना है इसका सुझाव किसमें था, तो ये जो आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड लॉ, कब आया था ये? 1919 में आया था। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड लॉ था, सॉरी इसको हिंदी में लिख देते हैं, जिसको कि चेम्सफोर्ड लॉ भी बोला जाता है, चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है। चेम्सफोर्ड सुधार का नाम भी दिया जाता है। तो उसमें नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव दिया गया था, और इसके समय में 1919 में द्वैध शासन प्रणाली, जिसको कि डायरकी सिस्टम बोला जाता है, डायरकी सिस्टम बोला जाता है, इसकी शुरुआत की गई थी। द्वैध शासन, ठीक है ना, द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी यहां पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय में 1919 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, धन निकासी का जो सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? ये जो सिद्धांत था ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था दादा भाई नेहरू ने। द ग्रैंड ओल्ड मैन की उपाधि को बोलते थे इनको, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने एक कांग्रेस जो सम्मेलन था उसके ये अध्यक्ष भी रहे थे, जो कि 1906 में हुआ था, सॉरी 1906 में हुआ था, उसकी ये अध्यक्षता भी इन्होंने की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ बोला जाता है उसका जो थ्योरी है, उसको इन्होंने प्रतिपादित किया था दादा भाई नेहरू ने, जो कि अंग्रेजों के द्वारा जिस तरीके से ड्रेन की जा रही थी भारत की इकोनॉमी को, और पूरा अपने ब्रिटेन लेके जा रहे थे, तो उसके बारे में यहाँ पर ये थ्योरी दी थी दादा भाई नेहरू ने। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, सल्तनत काल में सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? जो निर्धारित भूमि होती थी उसको क्या कहा जाता था, ये पूछा गया है। तो देखिए अलग अलग फारसी शब्द हैं या फिर मुस्लिम शब्दों का उपयोग इसमें किया गया है। तो ये मफरूज के नाम से जानी जाती थी, मफरूज। ठीक है ना, मफरूज, मफरूज के नाम से इसको कहा जाता था। अगला क्वेश्चन भी सल्तनत काल पर था, सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? उसकी जो सेना थी उसको क्या कहा जाता था?
अलग अलग वर्ड्स हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको कहा जाता था हस्मे अतराफ, ठीक है, ऐसे बोला जाता था इसको। चलिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। अगला प्रश्न ये रहा, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने किसने रोका था? तो वो है नागभट्ट। नागभट्ट जो कि प्रतिहार वंश का शासक था, जिसने कि प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट ने। और यही था नागभट्ट प्रथम जिसने कि अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोक दिया था, और यहाँ से अरब जो अरब आक्रमणकारी थे यहीं पर रुक गए थे। और अरब आक्रमणकारी की बात करें तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा अरब पर आक्रमण किया गया था, और वहाँ के जो राजा, सिंध का राजा दाहिर है, दाहिर को हराने के बाद में वहाँ पर कब्जा, वहाँ पर अधिकार जमा लिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया, महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के फलस्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह जो कि सिख एम्पायर के फाउंडर थे, उनके बारे में बात हो रही है। तो अंग्रेजों की तरफ से किसने ये संधि की थी और किसके साथ में विचार विमर्श हुआ था, उसके बाद में ये संधि हुई थी, अमृतसर की संधि? तो ये है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ के साथ में ये संधि हुई थी। और ये संधि कब हुई थी? ये संधि हुई थी 1809 ईस्वी में। और इस संधि में पश्चिमी भारत, यानी कि जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी को यहाँ पर सीमा बनाई गई थी। और इस सीमा को ही यहाँ से, इसकी जो पश्चिमी सीमा है, वेस्टर्न सीमा, ये पूरा का पूरा सिख एम्पायर था, सिख एम्पायर था। और जो इसकी पूर्वी सीमा थी, ये अंग्रेजों ने अपनी सीमा बना ली थी कि हम इस सीमा से इस तरफ क्रॉस नहीं होंगे और आप सतलुज से पूर्व की तरफ में नहीं आएंगे। तो ये जो संधि हुई थी, ये महाराजा रणजीत सिंह के साथ में की थी। किसने? चार्ल्स मेटकाफ ने 1809 में की थी। अगर महाराजा रणजीत सिंह की बात की जाए तो महाराजा रणजीत सिंह ने सिख एम्पायर की स्थापना 1798-99 में की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया, सिख शासक किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर कर बीदर बनाई थी? गुलबर्गा से बीदर बनाई थी। तो वो था अहमद शाह। अहमद अहमद शाह ने बीदर ले गया था ये, ठीक है ना। तो ये बहमनियों ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी, गुलबर्गा से शिफ्ट करके ये बीदर लेके गया था अहमद शाह। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का जो शासक था वो कौन था? तो वो था अपना सोलंकी वंश का राजा था। कौन था? भीम प्रथम। भीम प्रथम के समय में ये हमला हुआ था। और ये कब हुआ था? 1025 ईस्वी में, महमूद गजनबी के समय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया, फुतुहा उस सलातनी की रचना किसने और कब की थी? तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसकी रचना हुई थी सबसे पहले तो 1350 ईस्वी में, और ये की थी इसामी ने। बस इतना ही याद रखना है आपको ना, ज्यादा मत दिमाग लगाइएगा। 1350 में इसामी ने इसकी रचना की थी। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? तो नागनिका। नागनिका ने
संरक्षण किया था जब सतकर्णी की मृत्यु हो गई थी। सातवाहन का शासक था ये, सातवाहन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया। देखिए क्लास अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको मैं आपको यहाँ पर सबके क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंगल लाइंस में आपके सारे वो क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं जो कि आपके एमसीक्यूज में भी आते हैं। एमसीक्यूज में यही पूछा जाता है, तो उसको हमने यहाँ पर टर्मिनोलॉजी के हिसाब से सिंगल लाइन क्वेश्चन बना दिया है। ठीक, ज्यादा समय ना आपका बर्बाद हो। ये आ गया। हाल में गाथा हॉल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? हॉल ने, हॉल जो है उसने की थी ये। तो हॉल ने जो की थी ये प्राकृत भाषा में की थी, प्राकृत भाषा में इसकी रचना की थी। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन कराता था? प्रयागराज जो है वहां पे एक सम्मेलन होता था, तो वो था हर्षवर्धन। हर 5 वर्ष में ये एक धार्मिक सम्मेलन होता था और आज के समय में यही सम्मेलन जो है ये एक कुंभ का रूप ले लिया है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो कुंभ लगता है वो हर 12 वर्ष में होता है, लेकिन यहाँ पर 6 वर्ष के अंतराल में जो टेन और अर्ध कुंभ लगता है अलग अलग शहरों में, वो भी कहीं ना कहीं इसी का रूप है 6 वर्ष में। और 12 वर्ष में महाकुंभ का जो आयोजन होता है, वो महाकुंभ जो होता है वो प्रयाग में होता है। और कहाँ होता है? एक 12 वर्ष में वो होता है उज्जैन में। उज्जैन में इसका नाम अलग है, इसका नाम है सिंहस्थ। सिंहस्थ है और ये अभी हाल में कब लगेगा? ये होगा 28 में। 28 में, जो 2028 में यहाँ पे उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में ये सिंहस्थ का आयोजन अभी हाल किया जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आ गया। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो देखिए ये क्या नागर शैली में है। नागर शैली कैसी होती है? एक प्लेटफॉर्म होते हैं, एक प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म पर मंदिर का निर्माण किया जाता है, तो ये नागर शैली कहलाती है। एक होती है द्रविड़ शैली। जो द्रविड़ शैली होती है वो सीधे के सीधे मंदिर सीधा ही बना लिया जाता है, सीधा मंदिर का जो निर्माण होता है वो द्रविड़ शैली, जो कि दक्षिण भारत में होती है। दक्षिण भारत की जो है वो द्रविड़ शैली कहलाती है। बाकी अन्य क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश के खजुराहो का टेम्पल जो है वो सारे के सारे नागर शैली में उसका निर्माण किया गया है। तो भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर का भी निर्माण की जो शैली है वो नागर शैली की है। ठीक है। संगम युगीन ग्रंथ जिसका नाम है तालकिपियम किस विषय से संबंधित है? तो देखिए ये जो है ये व्याकरण है, एक तमिल व्याकरण है और इसको काव्य के रूप में भी जाना जाता है। व्याकरण और काव्य से के रूप में ये जानी जाती है। अगला प्रश्न आ गया और ये रहा अगला प्रश्न। सोनगिर का ऐतिहासिक दिगंबर जैन मंदिर जो है तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो देखिए ये राज्य बोला है तो ये मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में ये सोनगिर है। ठीक है ना, ये दिगंबर जैन का तीर्थ स्थल है ये, और ये मध्य प्रदेश में ही है और मध्य प्रदेश में सोनगिर जो कि डबरा के निकट है वहां पर है ये। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व श्री गणेश राष्ट्र चेतना लाने के लिए किसने कहा था? तो किसने शुरुआत की थी? तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने की थी और इसका जो समय था ये कब किया था? 1893 में। और ये जो गणेश उत्सव की शुरुआत की थी ये राष्ट्रीय चेतना जताने के लिए और लोगों में एक यूनिटी, एक एकता की भावना लगाने के लिए और भीड़ इकट्ठा करने के लिए। सबसे बड़ी बात है भीड़ इकट्ठा करने के लिए और लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए ही इस गणपति पर्व की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में की थी, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए। और एक क्रांतिकारी के रूप में ये जाने जाते हैं जो कि गरम दल के नेता थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया। सर्व सर्व कर
किस पर लगाया जाता था? सर्व जो कर है ये किस पर लगाया जाता था? तो देखिए ये सर्व कर जो है ये सिंचाई पर लगाया जाता था। सिंचाई जो है, सिंचाई व्यवस्था, उस पर लगाया जाता था ये सर्व नाम का जो कर हुआ करता था। ठीक है। देखिए क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो क्वेश्चन को लाइक शेयर जरूर यहाँ पर करते रहिएगा। और आखिर में मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि अगर आप इंडियन हिस्ट्री की जीएस लेक्चर्स कंप्लीट करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, तो 49 रुपीज़ पर मंथ में आपको स्टडी कॉन्सेप्ट ऐप, मोबाइल ऐप है ये, इस पर जाकर आप इसको कंप्लीट इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। जीएस के पूरे लेक्चर्स हैं जिसमें कि आप हिस्ट्री की तीनों पार्ट, एशियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की सारे पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे विथ पीडीएफ नोट्स। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। तो आप अभी जाकर स्टडी कॉन्सेप्ट के ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत है आपको इसको मिलने में दिक्कत हो रही है तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके भी आप अपने मोबाइल पर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको आप 49 रुपीज़ पर मंथ में आप हिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट जीएस लेक्चर यहाँ पर हैं आपके और इसमें आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। तो क्लास कैसी लगी आप बताइएगा, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके की क्लास मैं लगातार लाऊंगा, तो चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।